ॐ अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरि ओम। शुभ सायं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही फलदीपिका ग्रंथ मंत्रस्वर प्रणीत दशाफलाध्याय और दशाफलाध्याय के कुछ नियम। आचार्य द्वितीय वर्ष में जो पढ़ाया जाता है दशाफलाध्याय, तो दशाफल के ज्ञान जन्म कुंडली के लिए नितांत आवश्यक है। बिना दशाफल ज्ञान से हम फलादेश कर ही नहीं सकते हैं। तो यह विषय अति सुंदर है। तो दशाफलस्य सुंदर नियमः वयं पठामः। दशाफल ज्ञानम अत्यावश्यकम्। बिना दशाफल ज्ञानेन जन्म कुंडल्याः फलादेशं कर्तुं न शक्यते। अतः इदानीं दशाफलस्य सुंदर नियमः पठ्यते अस्माभिः। पश्यामः श्लोकः दशाफलाध्यायस्य श्लोकः। संज्ञायां यदगाच्चकारकविधि श्लोकेषु यज्जल्पितं कर्माजीवनिरूपितं फलमिदं यद्रोगचिन्ताविधौ यद्यस्येक्षणयोगसम्भवफलं भावेशयोगोद्भवं भावेशैरपि भावगैरपि फलं वाच्यं दशायामिह। पुनरावृत्ति करता हूं, आप सुन लीजिए और श्लोक को ध्यान से याद भी कर लीजिए। संज्ञायां यदगाच्चकारक विधि श्लोकेषु यज्जल्पितं कर्माजीवनिरूपितं फलमिदं यद्रोगचिन्ताविधौ यद्यस्येक्षणयोगसम्भवफलं भावेशयोगोद्भवं भावेशैरपि भावगैरपि फलं वाच्यं दशायामिह। संज्ञायां यदगाच्चकारक विधि श्लोकेषु यज्जल्पितं कर्माजीवनिरूपितं फलमिदं यद्रोगचिन्ताविधौ यद्यस्येक्षणयोगसम्भवफलं भावेशयोगोद्भवं भावेशैरपि भावगैरपि फलं वाच्यं दशायाम् इह अत्र दशायां फलम वाच्यम। यहाँ पर दशाओं का फल कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? संज्ञायं यदगाच्चकारक विधि। संज्ञाध्याय में ग्रह संज्ञा व राशि संज्ञाध्याय में राशि स्वरूप व ग्रह स्वरूप जो श्लोकों में कारक विधि श्लोकेषु यज्जल्पितं यत् जल्पितम यत् कथितम, जो कहा गया है श्लोकों के द्वारा, श्लोकों से जो कारक विधि प्रत्येक 12 भावों का जो कारक विचार कहा गया है, जैसे तनुभाव का कारक सूर्य, धनभाव का कारक बृहस्पति, सहज भाव का कारक मंगल, उस प्रकार की जो 12 भावों का कारक विधि जो कहा गया है, किस ग्रह का क्या संज्ञा है, कौन पुरुष ग्रह है, जैसे कि सूर्य, बृहस्पति, मंगल पुरुष ग्रह है, चंद्र, शुक्र स्त्री ग्रह है, नपुंसक ग्रह बुध, शनि है। उस प्रकार की संज्ञाओं को जो हम पढ़े हुए हैं संज्ञाध्याय में, ग्रह स्वरूपाध्याय व राशि स्वरूपाध्याय में,
उन सबको दशा फल कहते वक्त ध्यान में रखते हुए दशा फल को कहना चाहिए। संज्ञायम यदगाच कारक विधि श्लोकेषु यद जल्पितम। और फिर से क्या, कर्मा जीव निरूपितम। कर्म जीव अध्याय में आजीविका विचार के संदर्भ में जो फल हम पढ़े हुए हैं, कौन सा व्यक्ति कर्म करेगा, किस प्रकार की कर्म प्राप्ति होगा, किस कर्म से वो धन उपार्जन करेगा, किस समय में धन उपार्जन करेगा, वह दशा के फल कहने के समय में वो ध्यान में रखना है। जो ग्रह कर्म प्रदान करेगा व्यक्ति को, उस ग्रह की दशा चलना चाहिए। यदि शनि योग कारक ग्रह है, जैसे कि वृष लग्न है, वृष लग्न में शनि योग कारक ग्रह है, कुंभ राशि में बैठा है दशम भाव में, तभी शनि के महादशा में उसको उस व्यक्ति को कर्म प्राप्ति होगा। बा किसी ग्रह की महादशा में शनि का जब अंतर्दशा आ जाएगी तभी वो कर्म प्राप्ति होगा। तो मुख्य वहां पे शनि हो गया। तो प्रत्येक कर्म जीव निरूपण के समय में दशा होना चाहिए। केवल कर्म प्राप्ति के योग हो व राजयोग हो जन्म कुंडली में, तभी वो जन्म से ही उसको कर्म प्राप्ति हो जाएगा, जन्म से ही उसको राजयोग का प्राप्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस ग्रह का दशा चलेगा, जिस समय में, जिस आयु में, उस ग्रह की दशा में कर्म प्राप्ति योग ग्रह की दशा में, राजयोग प्राप्ति ग्रह की दशा में ही उसको कर्म प्राप्ति होगा, राजयोग का फल प्राप्ति होगा। इस प्रकार के योग को विचार कर लाना चाहिए। उसी प्रकार रोग चिंता विधि में यदि हम रोग चिंता विषय विचार कर रहे हैं, जैसे षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश व षष्ठ स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा है, वो रोग प्रदान कर रहा है व्यक्ति को, तो रोगाक्रांत कब होगा? ग्रह की दशा चलते वक्त। मारकेश स्थान में द्वितीय व सप्तम भाव में यदि कोई मारकेश बैठा हुआ है, तो मारकेश का दशा में ही उस मारकेश का प्रभाव व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। रोग ग्रह की दशा में ही रोगाक्रांत करेगा व्यक्ति को। इसीलिए जो विचार आप पहले से किए हुए हैं उनको दशायाम एवं फलम वाच्यम, दशाओं में ही फल को कहना चाहिए। यदि अस्य ईक्षण योग संभव फलम, ईक्षण मतलब दृष्टि, कोई भी फल, जब किसी भाव का हम फल कहने जा रहे हैं, सोच लीजिए पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा है, पंचम भाव में वो संतान संबंधी प्रश्न कर रहा है। पंचम भाव के ऊपर, पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है, पंचम भाव के ऊपर जिस ग्रह का दृष्टि है, उस ग्रह का, जिस ग्रह का दृष्टि है उसका यदि दशा चल रहा है, पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है उसका यदि अंतर्दशा चल रहा है, तभी पंचम भाव का हम फल कह सकते हैं, संतान जनित फलम हम लोग कह सकते हैं। तो यदि अस्य ईक्षण योग संभव फलम, यदि कस्यचित् भावस्य उपरि ग्रहस्य दृष्टिर्विद्यते, ग्रहस्य योगः विद्यते, तदानीं तस्य भावस्थितस्य ग्रहस्य वा भावेशस्य भाव ईक्षण ग्रहस्य, भाव दृष्ट ग्रहस्य एव यदा दशा प्रचलति तस्यां दशायाम् एव तस्य भावस्य फलं वाच्यं, न तु सर्वदा। भावेश योगोद्भवम् एव फलम्। भावेश इत्युक्ते भावस्य यः अधिपः भवति, भावेशः, तस्य योगस्य उद्भवम्, योगात् उद्भवम्, योगोद्भवम्, भावेशेन भावाधिपतिना यत् योग उद्भवम् तद्भावजन्य फलम् तस्य दशायामेव वाच्यम्। भावेश के द्वारा जो योग हो रहा है, उस योग से उद्भव फल को ही दशाओं में ही कहना चाहिए। भावेशैरपि भावगैरपि फलम वाच्यम्। भावेशैः तृतीय व्यक्ति बहुवचनम, भावेशों के द्वारा, भावाधिपति के द्वारा, और भावगैः स्थितैः, भावस्थितैः ग्रहैः, भावों में जो ग्रह स्थित हो उस ग्रह के द्वारा एवं दशाफल को कहना चाहिए। मतलब यह हुआ प्रत्येक समय में दशा ही मुख्य होता है। किस ग्रह का महादशा चल रहा है, उस ग्रह की महादशा में किसका अंतर्दशा चल रहा है, किसका प्रत्यंतर दशा चल रहा है, उसको देख लेना जरूरी है।
किसी का कोई भी प्रश्न आ सकता है, सप्तम भाव जनित विवाह जनित प्रश्न आ सकता है, व संतान संतति जनित प्रश्न आ सकता है, व वाहन क्रय विक्रय, भूमि क्रय विक्रय। जिस संदर्भ में वो प्रश्न पूछ रहा है उस संदर्भ में पहले देख लेना है किस ग्रह का दशा चल रहा है, वह ग्रह किस भाव में बैठा है, उस ग्रह जो जिस ग्रह का महादशा चल रहा है, जिस ग्रह का अंतरदशा चल रहा है, उस ग्रह के ऊपर किस ग्रह का दृष्टि है, युति है, वह सब देखते हुए हमको फलादेश करना चाहिए। तो यह नियम इसीलिए कह रहा है, सुंदर नियम है। संज्ञायाम यदगाच्च कारक विधि श्लोकेषु यज्जल्पितम कर्मा जीव निरूपितम फलमिदम यद रोग चिंता विधो यद्यस्ये क्षणयोग संभव फलम भावेशयो योवद्भवम भावेशैरपि भावगैरपि फलम वाच्यम दशायाम मिह। अग्रिम श्लोक आगे का नियम क्या कह रहा है? अन्य नियम वर्गोत्तमांसस्थ दशा शुभप्रदा मिश्रैव सा चास्तमिते च नीचगे मृत्युव्ययारीश दशापहारयोः तत्र स्थितस्याप्यशुभं फलं भवेत्। वर्गोत्तमांशस्थ दशा शुभप्रदा मिश्रैव सा चास्तमिते च नीचगे मृत्युव्ययारीश दशापहारयोः तत्र स्थितस्याप्यशुभं फलं भवेत्। वर्गोत्तमांशस्थ दशा शुभप्रदा मिश्रैव सा चास्तमिते च नीचगे मृत्युव्ययारीश दशापहारयोः तत्र स्थितस्याप्यशुभं फलं भवेत्। यह दूसरा नियम बता रहे हैं, किस ग्रह की दशा शुभ फल प्रदा होता है। वर्गोत्तमांसस्थ दशा शुभप्रदा, यदि कश्चित् ग्रहः वर्गोत्तम नवांशे स्यात् तदा वर्गोत्तम नवांशगतः ग्रहः यदि राशो भावे च शुभः स्यात् तदा सह स्वदशायाम शुभफलम प्रहिच्यते। कोई ग्रह यदि वर्गोत्तम नवांश में बैठा है, वर्गोत्तम नवांश हम पहले से पढ़े हुए हैं, वर्गोत्तम नवांश कहने से चर राशि में स्थित ग्रह यदि प्रथम नवांश में बैठेगा तभी उसको वर्गोत्तम नवांश कहा जाएगा। स्थिर राशि में यदि कोई ग्रह बैठा है वो पंचम नवांश में ही वर्गोत्तम होता है, और द्विस्वभाव राशि स्थित ग्रह नवम नवांश में वर्गोत्तम होता है। चर राशि का प्रथम नवांश, स्थिर राशि का पंचम नवांश और द्विस्वभाव राशि का नवम नवांश। इसका मतलब यह हुआ यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह मेष राशि में बैठा है, वह ग्रह नवांश कुंडली में यदि मेष राशि में ही बैठ जाए तो उसको हम वर्गोत्तम नवांश कहेंगे। सोच लीजिए, शनि शुक्र मेष वृष राशि में बैठा है लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में यदि वो वृष राशि में आ जाए तभी उसको वर्गोत्तम कहेंगे। बृहस्पति यदि मिथुन राशि में लग्न कुंडली में बैठा है, नवांश कुंडली में बृहस्पति यदि मिथुन राशि में बैठ जाए तभी उसको वर्गोत्तम कहेंगे। तो चर राशि का प्रथम नवांश, स्थिर राशि का पंचम नवांश और द्विस्वभाव राशि का नवम नवांश को वर्गोत्तम कहा जाता है। कोई ग्रह यदि वर्गोत्तम नवांश में बैठा हो तो जिस राशि में जिस भाव में बैठा हो यदि वो बलवान हो तभी वो निश्चित रूप से शुभ फल देता है। कब शुभ फल देगा? ना स्वदशा या अपने महादशा में ही वो शुभ फल प्रदान करेगा। जैसे सोच लीजिए, जन्म कुंडली में वृष राशि में बैठा है शुक्र और नवांश कुंडली में भी शुक्र वृष राशि में बैठा है और वृष राशि दशम भाव में है। वृष राशि दशम भाव में होने से सिंह लग्न होगा। वृष राशि दशम भाव में बैठा है, सिंह राशि है, और सिंह वृष राशि में शुक्र बैठा है। शुक्र नवांश कुंडली में भी वर्गोत्तम में है, दशम भाव में है। कर्म संबंधी प्रश्न पूछ रहे हैं, कर्म भाव का अधिपति भी शुक्र हो गया। तो वह शुक्र का यदि महादशा चल रहा हो
शुक्र की महादशा में उसका मित्र अंतर्दशा, मित्र ग्रह की अंतर्दशा, जैसे कि शनि हुआ व बुध हुआ, क्योंकि जब वृष राशि होगा दशम भाव में, वृश्चिक राशि हो जाएगा सप्तम भाव में, और कुंभ राशि हो जाएगा सप्तम भाव में, वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में कुंभ राशि हो जाएगा। तो शनि से बुध की फलप्रद थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यदि शुक्र महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रहा है, वर्गोत्तम अनुवांश ग्रह शुक्र शुभ फल प्रदान करेगा अपने दशा में, समझ रहे होंगे। सिंह लग्न हुआ, वृष राशि में बैठा है, दशम भाव में बैठा है कौन? शुक्र, और वर्गोत्तम अनुवांश में भी गया हुआ है, तो अपने महादशा में वो शुभ फल प्रदान करेगा, मतलब कर्म नियुक्ति देगा और अच्छे उत्तम कर्म की प्राप्ति होगा, धनोपार्जन भी करेगा। लेकिन यदि मेष राशि का शनि हो, किसी कुंडली में सोच लीजिए, परिकल्पना कर लीजिए मेष राशि में शनि बैठा है और नववांश कुंडली में भी मेष राशि में है, मेष राशि उसके लिए नीच राशि है, तो यहाँ पे द्वितीय नियम क्या कह रहा है? वर्गोत्तमे गते ग्रहे यदि नीच राशो वा अस्तंगते, अपने नीच राशि में हो अथवा अस्तंगत हो, लेकिन वर्गोत्तम में बैठा है, क्योंकि लग्न कुंडली में भी मेष राशि में, नवांश कुंडली में भी मेष राशि में, तभी वो वर्गोत्तम हो गया शनि। लेकिन शनि का नीच राशि जो है वो मेष राशि है, मेष राशि में नीच राशि में बैठने से वो फलप्रद तो नहीं हो सकता है, वहां पे आपको मिश्रित फल हो कहना चाहिए, ना अति शुभ फल होगा ना अति अशुभ फल होगा, मिश्रित मतलब मध्यम धरण का फल उसके महादशा में, शनि के महादशा में प्राप्ति होगा, समझ रहे होंगे। क्योंकि श्लोक में वर्गोत्तमांशस्थ दशा शुभ प्रदा मिश्रैव सा चास्तमिते च नीचति, यदि अस्तमित हो बा नीच राशि गते बा अस्तमिते सा दशा मिश्रैव मिश्रित फलम सा दशा प्रगच्छति। तदनन्तरं किञ्चित् मृत्यु व्ययारीश दशापहारयोः, मृत्यु मतलब अष्टम, व्यय मतलब 12वां, और मतलब छठा, तो षष्ठ अष्टम द्वादश भावेशानम भावस्थ ईशानम अधिपतीनाम षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश, मतलब षष्ठ का अधिपति, अष्टम भाव का अधिपति व द्वादश भाव का अधिपति का यदि महादशा चल रहा हो, तो तेषाम एव यदि अंतर्दशा स्यात् दशापहारयोः तत्र, माने दशा और अपहार, माने अपना दशा चल रहा है, षष्ठेश का महादशा, अष्टमेश का अंतर्दशा हो, व अष्टमेश का महादशा है, षष्ठेश का अंतर्दशा हो, व व्ययेश का महादशा है, अष्टमेश का अंतर्दशा हो, तो भी महादशा अंतर्दशा यदि षष्ठ अष्टम द्वादशेश का किसी का चल रहा है, षष्ठ अष्टम द्वादश को त्रिक स्थान भी कहा जाता है, तो त्रिक भावेश का दशा अंतर्दशा चल रहा हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति कष्टप्रद होता है, मतलब वह दशा वह अंतर्दशा कष्ट फल को प्रदान करता है, कष्टप्रदो भवति। षष्ठ अष्टम द्वादश भावेशानम महादशा तेषां अंतर्दशायां कष्टप्रदो भवति। उसके बाद क्या कह रहा है चतुर्थ पॉइंट में देखिए, षष्ठा अष्टम द्वादश भावगतानां ग्रहाणां महादशा तत्र स्थितानां वा तेषां भावेशानां अंतर्दशायां अशुभ फलप्रदो भवति। यदि 6, 8, 12 में कोई ग्रह भी बैठा है, उसके अंतर्दशा चल रहा है, षष्ठेश अष्टमेश व द्वादशेश का महादशा, छठा अष्टम 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है उसका अंतर्दशा भी कष्टप्रद रहता है। उदाहरण देख लीजिए, लग्न सिंह लग्न है, सिंह लग्न में अष्टम भाव का अधिपति बृहस्पति है, क्योंकि जब सिंह लग्न होगा सप्तम में कुंभ राशि होगा, अष्टम भाव में मीन राशि होगा, मीन राशि का अधिपति अष्टमेश कौन हो जाएगा? बृहस्पति। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति होता है। सोच लीजिए बृहस्पति का महादशा चल रहा है, बृहस्पति के महादशा में
यदि शनि का अंतरदशा है, क्योंकि शनि षष्ठेश भी है, छठा घर में मकर राशि होगा सिंह लग्न होने से, मकर राशि का अधिपति शनि है, शनि षष्ठ भाव का अधिपति है। बृहस्पति महादशा में शनि का अंतरदशा कष्टप्रद होगा, सुफल नहीं दे सकता। शनि महादशा में बृहस्पति का अंतरदशा भी कष्टप्रद होगा, शनि महादशा में शनि का अंतरदशा भी कष्टप्रद होगा, स्वाभाविक बात है। उसी प्रकार सिंह लग्न में व्यय भाव का अधिपति चंद्रमा है, यदि शनि महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रहा है और कष्टप्रद होगा, मानसिक कष्ट हो सकता है। तो यह नियम जो बताया जा रहा है, इस नियम को ध्यान से आपको जन्म कुंडली देखते वक्त ध्यान रख के फलादेश करना चाहिए। हमेशा महादशा में ही फल प्राप्ति होती है। आपको कर्मजीव अध्याय को याद रख लेना है, कई सारे राजयोग को याद रख लेना है, पंच महापुरुष योग को याद रख लेना है। अनेक सारे योगों को याद रखने के बाद ही आप जब फलादेश कर रहे हैं, तभी किस ग्रह का महादशा चल रहा है, किस ग्रह का अंतरदशा चल रहा है, वह मायने रखता है। केवल कर्म प्राप्ति होगा, कर्म प्राप्ति का योग है, यह कह लेने से वह व्यक्ति कर्म प्राप्ति नहीं कर सकता है। दशा के समय में कर्म प्राप्ति होता है। अतः आप लोगों के लिए धन्यवाद, प्रणाम। यह इस प्रकार के विषय को आगे भी पढ़ेंगे हम। तो आज इतने में हम रखते हैं, आगे हम दशाफल को पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को।